हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS 24। सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता भी आज बैठक में शामिल होंगे। कई नेता इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पिछले 3 महीने के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो CM शिवराज, VD शर्मा समेत 11 पदाधिकारी वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता भी दिल्ली में इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है, तो कई नेता इस बैठक में वर्चुअली भी जुड़ेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पिछले 3 महीने के कार्यों की आज दिल्ली में समीक्षा होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा समेत 11 पदाधिकारी वर्चुअली इस बैठक में होंगे। सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता भी इस बैठक में दिल्ली में शामिल होंगे और दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज होगी और इस बैठक में अगले 3 महीने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा किन मुद्दों को लेकर काम करेगी, इसकी भी रूपरेखा तय होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के कई नेता शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी और इसमें उनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री लता उसेंडी सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश भाजपा कार्यालय से वर्चुअली जुड़ेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। बैठक में पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ भाजपा के किए गए कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली शामिल होंगे, जबकि सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता दिल्ली में फिजिकली जुड़ेंगे। बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाली बैठक की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के संबोधन से होगी और बैठक को लेकर VD शर्मा ने बताया कि मीटिंग में फिजिकली शामिल होने वाले सदस्यों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। बैठक में राजनीतिक घटनाक्रम के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और मिजोरम 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही इस दौरान कोरोना काल में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों के नेता आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विशेष तौर पर जो मैंने कहा कि अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद एक शोक प्रस्ताव आएगा, जो देश भर के अंदर कई कार्यकर्ता, कई हमारी सामाजिक हस्तियां जो इस दौरान हमारे बीच से चली गई, ऐसे लोगों के लिए शोक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में हम लेकर के आते हैं। आगामी आने वाले चुनावों की तैयारी, कुछ समसामयिक जो विषय हैं
उन पर भी हम इस बैठक के अंदर चर्चा करेंगे। और अब बात करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का। आज नरदहा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल और कुर्मी समाज के आयोजन में शामिल होंगे। नरदहा में 2 बजे कुर्मी समाज का आयोजन है। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो नरदहा जाएंगे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कुर्मी समाज के आयोजन में वो शामिल होंगे। नरदहा में 2 बजे कुर्मी समाज का आयोजन है और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि कुर्मी समाज का ये आयोजन है। मनवा कुर्मी समाज का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी जाएंगे। नरदहा में 2 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि मनवा कुर्मी समाज का शपथ ग्रहण समारोह कार्यकाल पूरा होने के बाद नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही आज शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नरदहा जाएंगे। नरदहा में ये कार्यक्रम 2 बजे होगा। तो एक सामाजिक कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरदहा जाएंगे। आपको बता दें कि बड़ी आबादी, बड़ी तादाद में कुर्मी समाज के लोग और बड़ी आबादी है और ऐसे में सामाजिक स्तर पर वो काफ़ी संगठित हैं और ऐसे में एक संगठन समाज का जिसमें वो शामिल होने के लिए जिसका शपथ ग्रहण समारोह है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरदहा जाएंगे। इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो प्रदेश के मुखिया होने के साथ ही समाज के प्रमुख होने का भी दायित्व मुख्यमंत्री निभाते हुए आज वो शामिल होंगे। सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे जहां पर वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चलिए एक बार फिर आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कई नेता इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। सिंधिया, तोमर समेत 10 नेता बैठक में शामिल होंगे, फिजिकली शामिल होंगे। विवेक पटिया हमारे सहयोगी इस वक्त मध्य प्रदेश से, भोपाल से हमारे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो कार्यकारिणी के जो नेता होंगे वो कौन कौन शामिल होंगे और क्या कुछ कार्यक्रम होगा और क्या कुछ खास होगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के जितने भी सदस्य हैं वो भोपाल से वर्चुअली जुड़ेंगे और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक सुबह 10 बजे दिल्ली में प्रारंभ होगी जेपी नड्डा के स्वागत उद्बोधन के साथ और बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है 5 राज्यों में होने वाले जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर तैयारियां और पिछले दिनों जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उस पर चिंतन होगा, क्योंकि बीजेपी जो उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस करना चाहती थी वो नहीं हो पाया और इसलिए मध्य प्रदेश और आसाम को छोड़ दे तो उन सभी राज्यों में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ उपचुनाव में, जहां पर बीजेपी को उम्मीद थी। और ऐसी स्थिति में आज की बैठक में मध्य प्रदेश की पीठ भी थपथपाई जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं की सराहना की जा सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी दफ्तर में कार्य समिति को लेकर खासा जो है उत्साह है और बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते,
ये तमाम नेता भोपाल से वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और ठीक वैसे ही ये बैठक आभासी होगी जैसे सभी लोग साथ में बैठकर पहले करते आए हैं बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस तरह बैठक का आयोजन बीजेपी कर रही है, लेकिन अपने आप में एक ये बड़ी बैठक अचानक जो है बुलाना परिणाम चुनाव के परिणाम आने के बाद ये कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम उन रणनीतिकारों को भी सवाल खड़े करता है कि आखिर उपचुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी ने बैठक क्यों बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक अमूमन जो है 2 दिन की होती है और कई बड़े प्रस्ताव इस बैठक में आते हैं। देखना होगा कि इस बैठक में कितने प्रस्ताव आते हैं और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की समीक्षा जो को बोलेगा धन्यवाद प्रस्ताव और उसके साथ ही पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल को लेकर जिस तरह मध्य प्रदेश सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों ने भी रेट कम किया और केंद्र सरकार ने जिस तरह पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं उसको लेकर आने वाले समय में जन जागरण और जनता के बीच जाकर बताना कि हमने पेट्रोल डीजल के रेट किए हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक रणनीति आज की बैठक में तैयार की जाएगी। जी विवेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां पर उपचुनाव को लेकर जो प्रदर्शन रहना चाहिए बीजेपी को उसे देखने को नहीं मिला। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्या किस तरीके से तय हो सकता है आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए? देखिए, अब बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी कि जिस तरह जो उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद आसाम और मध्य प्रदेश को छोड़ दे तो तमाम जगह पर जो परिणाम आए वो बीजेपी की आशा के अनुरूप नहीं आए हैं और खासकर यूपी बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव है और यूपी में बीजेपी को अपनी सत्ता को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि बीजेपी के रणनीतिकार अब रणनीति बनाएंगे और कैसे चुनाव को लड़ना है विधानसभा के आने वाले चुनाव को, उस पर चर्चा होगी। खासकर महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुआ उपचुनाव में, उसको सॉल्व करते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं ने निर्णय लिया और तत्काल जो है पेट्रोल और डीजल पे रेट कम किए और भाजपा शासित तमाम राज्यों ने किए। तो ये एक बड़ा जो है उलटफेर बीजेपी ने किया क्योंकि परिणाम से बीजेपी समझ गई थी कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका अंडर करंट जनता के बीच में है और इसका परिणाम जो है विधानसभा के आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है और इसलिए बीजेपी ने तत्काल जो परिणाम आती डीजल और रायपुर से जुड़े प्रिया, चूंकि अभी जो हालात हैं जो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है और जिस तरीके से भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज दिल्ली की कार्य समिति की जो बैठक होगी, समीक्षा तो होगी, कोई नई रणनीति छत्तीसगढ़ के लिहाज से बन सकती है? बिल्कुल, चुनावी साल को लेकर मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी पहले से ही अलर्ट मोड पर है और लगातार उनके राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और किस तरीके से भूपेश बघेल सरकार को घेर रहे हैं, किस तरीके से उनकी नीतियां जनता की काम नहीं आ रही है, इसको लेकर लगातार रूपरेखा तैयार की जाती रही है। लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और उनके जेपी नड्डा, ये दोनों की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो आयोजित की गई है। प्रदेश के कई बड़े नेता इसमें जो है वर्चुअली शामिल होने वाले हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जो है वो दिल्ली दौरे पर हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो वहां पर इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, ये तमाम लोग जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो किस तरीके से भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ का प्रदेश में माहौल तैयार करना है, किस तरीके से प्रत्येक मुद्दे को भुनाना है, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगले साल होने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर भी विस्तार से बात की जाएगी। तो ये प्रमुख जो रहेगा, ये बैठक का एजेंडा इस तरीके से ही नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की रणनीति तैयार की जाए और खासकर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नेता शामिल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो ये भी लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को घेरने के लिए भी खास रणनीति तैयार की जा सकती है। बिल्कुल, रणनीति तैयार हो सकती है और 10 बजे के बाद ये पता चलेगा किन किन विषयों पर आखिर ये बैठक हुई है। 10 बजे से 3 बजे तक जो चर्चा होगी उसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। आजाद चौक इलाके के कंकाली पारा में चाकूबाजी हुई, 2 भाइयों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर बदमाश गौरव हेपट ने चाकूबाजी की है। चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी फरार है। आजाद चौक थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि लगातार इस तरह की घटनाएं, और खासतौर पर जब त्योहार का मौका होता है, जब भीड़ होती है, तब ये इस तरह की घटनाएं होती है और विवाद होता है।
लेकिन क्यों आखिरकार ये घटनाएं बढ़ रही हैं और चाकूबाजी को लेकर हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, लगातार खबरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में लगातार हर दिन 1 से 2 बड़ी वारदात चाकूबाजी की हो रही है और उसको ये कह सकते हैं कि इसमें बदमाश और जो आरोपी जन हैं वो बेखौफ है, क्योंकि सबसे पहले तो बात यहाँ पे आती है कि चाकू लेके या कोई भी हथियार लेके वो घूम कैसे रहा है। वो घूमेगा तभी जब उसको ये मालूम है कि शहर में जो है तलाशी नहीं होती है, चेकिंग नहीं होती है और वो बेखौफ है, उसको पुलिस नहीं मिलेगी, तब वो जाके इस बात को पूरा निश्चित है कि वो हथियार लेके घूम रहा है, तब ये इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। अगर ये पुलिस इसमें निश्चित तौर पे अगर चेकिंग अभियान शुरू करे या लोगों को फिक्सिंग, जो बॉडी फिक्सिंग होती है वो शुरू करेगी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदातें कम हो सकती हैं। उसी तरीके से जैसे कि अगर पिछले 5 दिनों की अगर बात करें त्योहारी सीजन की, तो उसमें 7 बड़ी चाकूबाजी हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। उसी के चलते कल देर रात भी ये रायपुर के जो आजाद चौक कंकालीपाड़ा थाना इलाका है, कंकालीपाड़ा इलाका है आजाद चौक थाना इलाके में, वहां पे ये चाकूबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं जो कि पेशे से इंजीनियर हैं और एक कारोबारी है, ये जिनका नाम जो आया है तिलक ताम्रकार और आशीष ताम्रकार, ये अपने घर के बाहर बैठे थे और उसी बात को लेके वो जो इसमें गौरव हैपट है, ये एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इसका राजेंद्र नगर, सिविल लाइन और कई थानों में जो है कई बड़े संगीन अपराध जो हैं वो दर्ज हैं। उसी के चलते ये कल 15 से 20 लोगों के साथ वहाँ पहुंचा था मोहल्ले और वहाँ बम पटाखे फोड़ रहा था। इसी बात को लेके इन्होंने घर के आगे इनके ताम्रकर बंधु इन्होंने मना किया, उसी बात को लेके वहाँ विवाद हुआ। जिस तरीके से सीसीटीवी भी सामने आया, ऐसा लगता है कि गश्त की जरूरत है, साथ ही ऐसे लोगों की धरपकड़ की भी जरूरत है जो लगातार इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं, हिस्ट्री शीटर रहे हैं। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे। शराब पीने के लिए रुपए देने से मना करने पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बताया जाता है कि विवेकानंद कॉलोनी में एक दुकान पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया और एक युवक आया और शराब पीने के लिए दुकानदार से रुपए मांगने लगा। जब दुकानदार ने रुपए देने से मना कर दिया तो युवक गाली गलौज करते हुए दुकानदार को धमकाने लगा। दुकानदार ने डायल 100 पर कॉल किया तो युवक वहां से चले गए। कुछ देर बाद फिर लौट कर आए और धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़िता की पत्नी ने बताया कि युवक आए दिन रुपए मांगता रहता है, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। मेरे पति गाड़ी लेने के लिए गए, वो वहाँ से पीछे से उनके पीछे तलवार लेके आया और उसके साथ में उसका छोटा भाई भी आया, उसका नाम अरविंद है। वो दोनों जने यहाँ पर आए और आके मेरे पति पे कंटिन्यू हमला करने लगे। पुलिस ने ये कार्रवाई की कि उसमें से जिसके हाथ में तलवार थी उसको गिरफ्तार करा, लेकिन उसके छोटे भाई को अभी तक गिरफ्तार नहीं करा। रायपुर से एक और अहम खबर आपको बता दें। सप्रेशाला मैदान में खड़ी कार में आग लग गई। मैदान में वो कार खड़ी हुई थी, पार्क थी। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से कार जलकर खाक हो गई। सप्रेशाला मैदान में कार खड़ी हुई थी, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। रायपुर के सप्रेशाला मैदान में खड़ी कार में आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग क्यों लगी इसकी जानकारी नहीं। बात करेंगे रायपुर से ही एक और बड़ी खबर की। हाईवे हार्ट कैफे पर पुलिस ने दबिश दी। कैफे संचालक श्याम कुमार हुक्का पिलाते हुए पाए गए। 5 हुक्का पॉट, जर्दा युक्त रॉ मटेरियल जब्त किया गया है। तेलीबांधा थाना इलाके का यह मामला है। तो संचालक की गिरफ्तारी हो गई है। हाईवे हार्ट कैफे पर पुलिस ने बीती रात दबिश दी। लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है, छापेमार कार्रवाई जारी है। एक बार फिर पुलिस ने हुक्का बार के साथ संचालक को गिरफ्तार किया।
बढ़ते आगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके को जीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है और ये रिपोर्ट आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी। ये प्रतिवेदन 10 वॉल्यूम और 4184 पेज में तैयार किया गया है। ये आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। बता दें कि राज्य सरकार ने 2020 में जीरम हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन एनआईए ने जांच से संबंधित तथ्य नहीं सौंपे। उधर एनआईए 2015 में इस मामले में अंतरिम चालान पेश कर चुकी है। वहीं घटना में शामिल कई नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जीरम की घटना 25 मई 2013 को हुई थी और इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था। जीरम घाटी में नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस के विधायक नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला किया था, जिसमें नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई शहीद हुए थे और इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका बाद में इलाज के दौरान निधन हो गया। तो जीरम नक्सल हमले में जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी गई और इस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की जो ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपी गई, ये तय एवं मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन है और ये रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि जब आयोग का गठन किया गया था तब इसका कार्यकाल 3 महीने का था, तो गठित आयोग की जांच में 8 साल कैसे लग गए। आयोग ने हाल ही में ये कहते हुए सरकार से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी कि जांच रिपोर्ट तैयार नहीं है, इसमें समय लगेगा। इस पर सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जब रिपोर्ट तैयार ही नहीं थी तो अचानक ये रिपोर्ट कैसे जमा हो गई, यानी सरकार से छिपाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि एक बृहद न्यायिक आयोग का गठन करके और इस मामले की फिर से जांच कराई जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जीरम के असली गुनाहगार कौन है। जीरम मामले में कांग्रेस ने अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को खोया है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ 31 लोग शहीद हुए हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को यह जानने का पूरा हक है कि इस घटना का असली अपराधी कौन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।